बिहार राज्य का उदय। बिहार का वर्तमान क्षेत्र मौर्य से लेकर गुप्त काल तक मगध के नाम से जाना जाता था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की कार्यस्थली होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीर्थ स्थली के जैसा था और भारी संख्या में बौद्ध सन्यासी और श्रद्धालु यहाँ आए थे। भगवान बुद्ध ने इसी क्षेत्र में गया के निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे मोक्ष प्राप्त किया था। मौर्य वंश से लेकर गुप्त काल तक और बाद के शासकों ने भी बौद्ध श्रद्धालुओं के रहने और निवास करने के लिए कई आवासों का निर्माण करवाया था। इन आवासों को विहार के नाम से जाना जाता था। इन विहारों में कुछ बौद्ध मठ भी हुआ करते थे। इस स्थान में बौद्ध और जैन विहारों की अधिकता के कारण इसे बाद में विहार के नाम से जाना जाने लगा। यह क्षेत्र न केवल बौद्ध सन्यासियों के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के केंद्र के तौर पर भी कार्य कर रहा था। बिहार का यह क्षेत्र शिक्षा के केंद्र के लिए भी विश्व विख्यात था। संस्कृत में विहार शब्द का एक अर्थ शिक्षा का केंद्र भी होता है। उस समय इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध विहार बनाए गए थे, जिनमें नालंदा विहार, विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी विहार इत्यादि प्रमुख है। इस प्रकार इन विहारों की अत्यधिक मौजूदगी ने इस स्थान को विहार नाम दे दिया। यह विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान हुआ करते थे। इतिहासकारों के अनुसार यही विहार शब्द धीरे धीरे बदलकर आम बोलचाल की भाषा में बिहार बन गया, किंतु विहार से यह स्थान बिहार कब बना यह निश्चित नहीं है और न ही इसका कोई प्रमाण है। बिहार शब्द लोगों की बोलचाल में धीरे धीरे उपयोग होता गया और अंततः राज्य का नाम बिहार पड़ गया। दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने सन 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिया। इस समय बिहार की अपेक्षा बंगाल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा था, जिससे अनेक प्रशासनिक कारण थे, जिसके फलतः बंगाल में बिहार की अपेक्षा ज़्यादा विकास हुआ और बिहार पिछड़ता चला गया। बिहार के प्रतिभाशाली विधिवेत्ता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब सन 1889 में पटना से इंग्लैंड बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए तो उनको वहाँ पर उपहास का पात्र बनना पड़ा, क्योंकि उस समय बिहार का कोई पृथक अस्तित्व नहीं था। इससे वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे बिहार को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई बनवाकर ही दम लेंगे। सन 1893 में सच्चिदानंद सिन्हा वापस इंग्लैंड से पटना पहुँचे। उन्होंने शीघ्र ही नंदकिशोर लाल, महेश नारायण तथा श्री कृष्ण सहाय के साथ मिलकर पटना से जनवरी 1894 में बिहार टाइम्स निकालना प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से, जिसके संपादक महेश नारायण थे, बिहार पृथक्करण की भावना को लोगों तक तेजी से फैलाने में काफ़ी मदद की। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इसी उत्साह को देखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और नंद किशोर लाल के द्वारा गया के स्थानीय संस्थाओं की ओर से बंगाल के तत्कालीन उपराज्यपाल एलेक्जेंडर मैकेंजी को बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग का एक ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। राजेंद्र बाबू के द्वारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा अन्य नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात पटना में सन 1906 में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया गया। इसी सम्मेलन में छात्रों की एक समिति बनाई गई, जिससे बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिला। 1907 में मजहरूल हक, ब्रह्मदेव नारायण, हसन इमाम, अली इमाम आदि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के साथ आ गए। इससे पृथकवादी आंदोलन को और भी ज़्यादा बल मिला। 1908 में सभी के सहयोग से बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में
संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेसियों को एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। 1909 में भागलपुर में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भी बिहार को पृथक करने पर जोरदार मांग की गई। मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत वर्ष 1909 ईस्वी में प्रथम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा बंगाल विधान परिषद की ओर से और मजरूल हक मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद में निर्वाचित हुए। इसी समय वायसराय मिंटो ने अली इमाम को केंद्रीय विधान परिषद का विधि सदस्य नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार पर बिहार के पृथक्करण के लिए इन सब लोगों ने मिलकर भरपूर दबाव बनाया। वर्ष 1911 तक बंग भंग आंदोलन लगभग कमज़ोर पड़ चुका था। सरकार बंगाल विभाजन को रद्द करना चाहती थी ताकि उदारवादियों को संतुष्ट किया जा सके, और वह बंगाल का विभाजन बिहार को ध्यान में रखकर नए सिरे से करना चाहती थी। दूसरी ओर सच्चिदानंद सिन्हा को यह बात पता लग गई कि दिल्ली में एक शाही दरबार का आयोजन होने वाला है। इसके बाद डॉक्टर सिन्हा ने भारत सचिव पर दबाव बनाया, जिसके बाद सचिव द्वारा सरकार को एक पत्र लिखा गया, जिससे बिहार के पृथक्करण को और अधिक बल मिला। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया, जहां सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नए प्रांत बिहार के गठन की घोषणा की। दिसंबर 1911 के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव तेज बहादुर सप्रू ने प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रकार बिहार और उड़ीसा दोनों ही क्षेत्रों को 1 अप्रैल 1912 को एक परिषद उपराज्यपाल के अधीन कर दिया गया, जबकि बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। इसी के आधार पर आज 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत के रूप में 31 मार्च 1936 तक एक साथ रहे। फिर उड़ीसा प्रमंडल को 1 अप्रैल 1936 को अलग कर उड़ीसा प्रांत बनाया गया और शेष भारत को बिहार बनाया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर बिहार स्थित पूर्णिया जिले तथा पुरुलिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का अंतिम विभाजन हुआ, जब बिहार से झारखंड को अलग कर उसे देश का 28वां राज्य बनाया गया। इस विभाजन में दोनों राज्यों के संसाधनों का भी बंटवारा किया गया। विभाजन के बाद बिहार के खनिज 6%, विद्युत 35%, वन 20% रहा, जबकि झारखंड में खनिज 94%, विद्युत 65% और वन 80%। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बिहार के बिहार राज्य के उदय के बारे में हमने देखा।